स्वागत है आपका रनेश आईएएस में। झारखंड की आर्थिक सिचुएशन के संदर्भ में जो अगला नोट्स आपको प्रदान किया जाएगा उसमें सारे पक्षों को रखा गया है, लेकिन चूंकि आगे औद्योगिक विकास का एक अलग टॉपिक है झारखंड का, इसलिए उद्योग को उसमें शामिल नहीं किया गया है। दूसरा, जो झारखंड के अलग अलग स्रोतों से जो वित्त प्राप्त होते हैं उससे भी इंक्लूड नहीं किया गया है। इसका कारण है कि आर्थिक समीक्षा, जैसे ही नई आर्थिक समीक्षा झारखंड के आ जाएंगे तो उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो उन सभी को छोड़कर जो भी आर्थिक स्थिति में शामिल हैं उन्हें शामिल किया गया है। जैसे पहला तो ये शामिल कर दिया गया है कि किस किस अनुच्छेद के अनुसार, जो भारतीय संविधान है उनके किस किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र के द्वारा राज्यों को वित्त प्रदान किया जाता है। ठीक है, उस अनुच्छेद को याद कर लीजिएगा। छठी जेपीएससी में एक क्वेश्चन इससे आ चुका है अनुच्छेद से संबंधित। इसके अलावा जो झारखंड का कृषि भूमि और जो जंगल के भूमि है या चारागाह है, प्रतिभूमि है, ठीक है, यानी कि भूमि उपयोग को किस ढंग से बंटवारा किया गया है वो करेंट डाटा मैंने डाल दिया है। ठीक है, उसे एक पाई चार्ट या वृत्त चार्ट के माध्यम से डाल दिया गया है, आप उसको देख लेंगे। और कुछ करेंट डाटा जो है आपके अन्न उत्पादन से संबंधित हैं। जो झारखंड की मिट्टियां हैं उसके बारे में एक सामान्य विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है। हालांकि ज्योग्राफी का चीज़ है, लेकिन आर्थिक में आपका मृदा संसाधन भी आता है, जिसके कारण कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, वहाँ कौन सा फसल होता है, किस मिट्टी में फास्फोरस अधिक होते हैं, कहाँ ह्यूमस कम होते हैं। ह्यूमस मीन्स होता है जैविक पदार्थ। ठीक है, जब पेड़ पौधे से पत्ते गिरते हैं तो धीरे धीरे सड़ जाते हैं, तो वही ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिए, मैं यहाँ पर लाल मिट्टी का जो है विशेष रूप से प्रसार है झारखंड में। काली मिट्टी भी कुछ क्षेत्रों में मिला है, खास करके जहाँ आपका दक्कन ट्रेप के समय में जहाँ यहाँ पर भी लावा का कुछ विस्तार हुआ था, वहीं पर काली मिट्टी का निर्माण हो गया है। काली मिट्टी जो होते हैं आपका, उसे रेगुर भी कहा जाता है। ठीक है, कपास के लिए प्रसिद्ध मिट्टी है, आप लोग जानते होंगे। इसकी जो खासियत होती है, जैसे ही वर्षा होता है बहुत ही चिपचिपी हो जाती हैं और सूखने पर अत्यधिक दरार इसमें हो जाता है, और इन दरारों का भी कुछ यूज होता है। ठीक है, भगवान का जो भी बनाया हुआ है हर चीज़ का कुछ न कुछ प्रयोग है। इन दरारों के माध्यम से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि तत्वों को मिट्टी के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसमें मैंने मैप भी बना दिया है। ठीक है, आप लोग देख लेंगे नोट्स को अच्छी तरह से। लेटराइट मिट्टी है, कॉफ़ी वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा वर्षा होता है और जो है हल्के तत्व बह करके निकल जाते हैं, भारी कुछ तत्व हैं आयरन वगैरह वो सब रह जाते हैं, तो ऐसे स्थानों पर लेटराइट मिट्टी का विकास होता है। जलवायु का जो है, क्लाइमेट का जो है, सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। ये ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाऊँगा उस समय समझाऊँगा। बलुई मिट्टी जानते हैं आप, दामोदर घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जो इसमें मैंने शामिल किया है जलोढ़ मिट्टी है, और उसके अलावा अन्य मिट्टियाँ हैं। जलोढ़ मिट्टी तो आप जान ही रहे हैं कि विशेष रूप से थोड़ा बहुत बहरागोड़ा में मिलता है, सोन रेखा के घाटी में, और नॉर्थ में जो है आपका जहाँ से गंगा निकलती हैं, गंगा नदी, साहेबगंज, पाकुड़ हुआ, इस सब क्षेत्र में आपका एक पतली पट्टी के रूप में मिलता है। अभ्रक मिट्टी तो झुमरी तिलय, कोडरमा, हजारीबाग इत्यादि क्षेत्र में है ही। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें शामिल किया गया है आपका धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी, ये पश्चिम सिंहभूम में मिलता है। बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है, इसके कारण यहाँ पशुपालन ज़्यादा होता है। उसके अलावा झारखंड के फसल और संबंधित जिलों को भी यहाँ पर डाल दिया गया है। सब्जी, फल, फूल की भी हल्की फुल्की जानकारी दे दी गई है, ताकि आपके परीक्षाओं में एग्जाम्स में प्रश्न नहीं छूटे। वन संसाधन के बारे में हल्की जानकारी है, और जल संसाधन के बारे में भी हल्की जानकारी है। खनिज संसाधन के बारे में भी जानकारी है कि कौन से खनिज जो हैं कहाँ मिलते हैं, और इससे में भी आपको एक मैप प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आपको स्टडी में सहायक होगा। झारखंड को आप जानते ही हैं कि रूर कहा जाता है भारत का। ठीक है, क्योंकि
उत्पादन का 40% और खनिज के भंडार का 30 से 35% झारखंड में ही प्राप्त होता है। इसको भी बहुत अच्छी तरह से धात्विक खनिज को भी जो है लौह अलोह खनिज के रूप में आपका विभाजित किया गया है। किस किस क्षेत्र से मिलते हैं वो पूरी तरह से समझा दिया गया है। ऊर्जा खनिज को अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो इस ढंग से आपका जो है आर्थिक झारखंड के आर्थिक स्थिति का एक सामान्य अध्ययन है। ये पूर्ण आपका हो जाएगा जब आर्थिक समीक्षा इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले वर्षों के जो डाटाज हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस ढंग से आप तैयारी कीजिए और आगे देखिए नोट्स को। धन्यवाद। स्वागत है आपका रेनेश IAS में। मैं रवि कुमार। आज जो नोट्स आपको प्रदान किए जा रहे हैं वह है झारखंड की आर्थिक स्थिति से संबंधित। इस नोट्स के पहले पेज में जो है आर्टिकल 269, 270, 275, 282 और 283 जो संविधान के आर्टिकल हैं भारतीय संविधान के, उसमें राज्यों को केंद्र से किस किस प्रकार की राशि प्राप्त होती है उस संबंध में विवरण दिया गया है। जैसे आयकर का बंटवारा जो होता है आर्टिकल 270 के तहत होता है, और ऋण की सुविधा 283 के तहत, और सार्वजनिक कार्यों हेतु अनुदान जो दिए जाते हैं वो आर्टिकल 282 के तहत दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? केंद्र के द्वारा राज्य को। उसी ढंग से झारखंड के भूमि संसाधन के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। भारत के कुल क्षेत्रफल का झारखंड का जो क्षेत्रफल है 2.42% है, और झारखंड के अगर कुल जनसंख्या का देखा जाए तो 76% जो है गांव में निवास करते हैं, और कृषि योग्य भूमि जो है 26 लाख हेक्टेयर है। दूसरे शब्दों में कुल क्षेत्रफल का 22.68% 668% भाग कृषि के लिए प्रयुक्त होता है। झारखंड में अनाज का उत्पादन जो 38 लाख टन है। जहाँ तक आवश्यकता की बात है तो 50 लाख टन है, यानी कि झारखंड को अन्य राज्यों से अनाज प्राप्त करना पड़ता है 12 लाख टन। अम्लीय मिट्टी और सिंचाई क्षमता के अभाव के कारण कृषि बहुत ही पिछड़ी हुई अवस्था में है, और योजना और वित्त विभाग के अनुसार 2017-18 के आंकड़े के अनुसार झारखंड के भूमि उपयोग को नीचे जो पाई चार्ट है उसमें दिखाया गया है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 32%, वन भूमि 29.61%, चालू प्रतिभूमि 11.12%, अन्य प्रतिभूमि 5.59%, गैर कृषि भूमि 8.6%, बंजर भूमि 7.2%, पशुचारण 2.48% और कृषि योग्य बेकार भूमि जो है वो 3.44% है। झारखंड राज्य जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कृषि जो है वर्षा आधारित है, मानसून आधारित है। सिंचाई की जहाँ तक बात है तो खरीफ फसल का मात्र 8% और रबी फसल का मात्र 6% ही सिंचित है, यानी कि उनको किसी न किसी रूप से कुएं, नहर इत्यादि से सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। झारखंड में मिट्टी को 5 समूह में बांटा गया है। मिट्टी भी आपके आर्थिक संसाधन में ही आते हैं। पहला जो है लाल मृदा है। आप जैसा कि जानते हैं लाल मृदा आर्कियन ग्रेनाइट और निस चट्टानों से निर्मित होता है। इस कारण झारखंड में आर्कियन चट्टान की अधिकता है, तो अधिकांश भागों में झारखंड के लाल मृदा का विस्तार है। अपरदन से यह क्षेत्र जो है व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है, क्योंकि हाल के वर्षों में जंगलों की कटाई के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। लाल मिट्टी के जो निम्न भूभाग होते हैं उनको दोन कहा जाता है। यहाँ मिट्टी गहरी थोड़ी होती है क्योंकि समतल क्षेत्र होते हैं। रुच भूमि को टांड कहा जाता है। इसका मिट्टी जो होता है हल्का होता है रंग इसका, और कम गहरा होता है, और इसका विशेष अध्ययन जो किया जाएगा भूगोल में। लाल मिट्टी में धान, मोटे अनाज, मूंगफली, गन्ना इत्यादि का उत्पादन संभव है। चलिए काली मिट्टी को देख लीजिए। यह राजमहल ट्रेप में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसमें लोहा और ह्यूमस की अधिकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस अत्यंत कम, जबकि पोटास, चूना और एल्युमिनियम अधिक मात्रा में होते हैं। आर्द्र मौसम में चिपचिपी और शुष्क मौसम में इसमें दरार हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। इन दरारों का भी महत्व है क्योंकि इससे के माध्यम से ही मिट्टी को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ऑक्सीजन छूट गया, ऑक्सीजन जोड़ लीजिएगा।
और ये मैप है कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उस संदर्भ में विवरण दिया गया है। जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी, रेतीली मिट्टी और लाल मिट्टी। इसको अच्छी तरह से देखिए। यहाँ देखिए लेटराइट मिट्टी के बारे में बताया गया है। पाट प्रदेश में मुख्य रूप से लातेहार में मिलता है, नटरहाट के आसपास, पूर्वी सिंहभूम और राजमहल ट्रेप में भी मिलता है। इन क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क मौसम जो है क्रमगत रूप से आते हैं और अत्यधिक वर्षा से अवक्षालन की क्रिया, अवक्षालन का क्रिया का अर्थ होता है कि जो हल्के खनिज तत्व हैं वो बह जाते हैं और भारी तत्व रह जाते हैं। झारखंड के लेटराइट मिट्टी में धान, रागी इत्यादि का उत्पादन होता है, कॉफ़ी वगैरह भी होता है। इस मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहा से मिश्रित सिलिकेट मिलते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना और मैग्नीशियम की इस मिट्टी में कमी होती है। बलुई मिट्टी दामोदर घाटी क्षेत्र में मिलते हैं। दामोदर घाटी के दोनों ओर जो है यहाँ कोयला मिलते हैं, वास्तव में बलुई मिट्टी वाले क्षेत्र में ही मिलते हैं। यहाँ अगर जिलों की बात की जाए तो धनबाद, जामताड़ा, लातेहार, रामगढ़ इत्यादि जिले हैं। इसमें बालू और लोहा के अंश मुख्य रूप से मिलते हैं। जलोढ़ मिट्टी यह वास्तव में नवीन मिट्टी होती है, इसके आंतरिक स्तरों का विकास नहीं होता। पुरानी मिट्टियों में कई स्तर होते हैं जिससे मिट्टी को कोड़ने से पता चलता है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा घाटी वाले क्षेत्रों में मिलती है, जैसे साहिबगंज और पाकुड़। इसके अलावा बहरागोड़ा में सोन रेखा में भी ये प्राप्त होते हैं। चूना और पोटास का अंश जो है काफ़ी अधिक, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस का अंश जो है काफ़ी कम मिलता है। कुछ अन्य मिट्टियों के बारे में भी जानकारी मैंने दे दिया है, जैसे अभ्रक मिट्टी कोडरमा और हजारीबाग में मिलते हैं, और उच्च भूमि की धूसर मिट्टी जो है पलामू और गढ़वा में मिलते हैं। धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी जो है पश्चिम सिंहभूम में मिलते हैं। बहुत अधिक उर्वर नहीं होता, लेकिन पशुपालन के लिए बेहतर होता है, हालांकि धान वगैरह कुछ हो जाता है। विभिन्नता युक्त मिट्टी, अलग अलग गुणों वाले मिट्टी होते हैं, और पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला में मिलते हैं। इसकी उर्वरता जो है मध्यम स्तर की होती है। झारखंड की मृदा जो है कई कारणों से अपरदन के शिकार हैं, जैसे वन विनाश, सती पशुचारण, चारागाह विनाश, स्थानांतरण कृषि के गलत तरीके। स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत जनजातीय समुदाय के द्वारा जिस क्षेत्र में जंगलों को काटकर कृषि किया जाता है, उस क्षेत्र को 4 से 5 वर्षों के बाद छोड़ दिया जाता है। झारखंड के फसलों के बारे में भी जानकारी है, जैसे धान रांची में, गन्ना हजारीबाग में, मक्का दुमका में, गेहूं पलामू में, चना पलामू में। ये सब भी आप कम से कम सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है इसको आप अवश्य कर लेंगे, ये भी झारखंड की आर्थिक स्थिति में ही शामिल। इसके अलावा सब्जी के मामले में झारखंड आत्मनिर्भर है, भले ही खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। कुल 1.5 लाख हेक्टेयर में सब्जी की खेती होती है। फल का जहाँ तक बात है तो आप आसपास से देखते हैं कि आम, अमरूद, पपीता, केला, लीची इत्यादि का उत्पादन जो है झारखंड में होता है, और 32,667 हेक्टेयर में होता है। फूल को देखा जाए तो झारखंड के 100 हेक्टेयर में फूलों की खेती हो। वन संसाधन, वनों का विस्तार जो झारखंड में 23,611 किलोमीटर स्क्वायर पर है। राज्य में अगर सुरक्षित वन को देखा जाए तो 18.6% है, आरक्षित वन 81.3% है, और अवर्गीकृत श्रेणी जो है 0.14% है। सुरक्षित वन का अर्थ होता है सब वन्य अभ्यारण्य जो होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, या पक्षी अभ्यारण्य हो गए। यहाँ पर बहुत ही कड़ाई से पालन किया जाता है। शिकार करना या वन को काटना लगभग यहाँ पर असंभव होता है। आरक्षित वन, इसमें सामान्य संरक्षण होता है और जनजातियों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। अवर्गीकृत श्रेणी जो आप आस पड़ोस में पेड़ पौधे देखते हैं उसे अवर्गीकृत श्रेणी में रखा जाता है। झारखंड की वनों के उत्पाद के बारे में चलिए कुछ बात कर लेते हैं। इसमें पहला जो है इमारती लकड़ी और जलावन लकड़ी, चूँकि झारखंड के वन जो है वो पतझड़ वन है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, यानी कि आर्द्र पतझड़ वन है। तो इमारती लकड़ी के यहाँ पर संभावना जो है अधिक है, जैसे सागवान। ठीक है। इसके अलावा बांस, लाह, गोंद, शहद, तेंदुपत्ता, महुआ और पशुओं का चारा प्रमुख उत्पाद हैं। प्रमुख वृक्ष अगर देखिए तो इसमें शीशम, साल, महुआ, आम, कटहल, अर्जुन, सेमल इत्यादि प्रमुख वृक्ष हैं। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए 6,628 ग्राम वन समितियों का भी झारखंड में गठन किया गया है, इम्पोर्टेंट है। जल संसाधन, झारखंड में सतही जल संसाधन की अगर बात की जाए तो यह 2,56,570
लाख मीटर क्यू है, यानी कि घन मीटर है। इसमें से मात्र 23.4% का ही प्रयोग होता है। तो उस दृष्टि से अच्छा है कि जल का पूरी तरह से प्रयोग झारखंड में नहीं किया गया है। केरल, तमिलनाडु जैसे कावेरी बेसिन के वाले राज्यों में देखिएगा तो वहाँ लगभग 100% जो है जल का प्रयोग किया जा चुका है। भूमिगत जल की उपलब्धता को अगर देखा जाए तो लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर घन मीटर है। इसमें से 0.40 लाख हेक्टेयर घन मीटर का ही प्रयोग किया। मीटर क्यों का अर्थ है घन मीटर का ही प्रयोग किया गया है। यहाँ भी अच्छी सिचुएशन है झारखंड की। जल का सदुपयोग करना है, अनुकूलतम प्रयोग बहुत बेहतर होगा झारखंड जैसे राज्य के लिए, ताकि भविष्य में जल संकट का सामना नहीं करना पड़े। झारखंड राज्य में विद्युत की आवश्यकता को देखी जाए तो 1500 मेगावाट है, जबकि उत्पादन 1390 मेगावाट होता है। इसमें जल विद्युत जो 1390 मेगावाट में 130 मेगावाट है। थोड़ा आश्चर्य का विषय है कि झारखंड जैसे पहाड़ी और पठारी राज्य में भी विद्युत का उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है और उसे अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए सरकार को सोचनी चाहिए। खनिज संसाधन के बारे में बात करते हैं। भारत का 40% खनिज उत्पादन झारखंड में होता है। इसके लिए झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। रूर क्षेत्र जर्मनी में अवस्थित है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, झारखंड के खनिज को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के क्रम में सजाया गया है। कोयला जैसे 1, 1, 2 जगह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक मिडिल झारखंड जो दामोदर घाटी के आसपास का क्षेत्र है। उसी ढंग से अबरख जो है वो कोडरमा क्षेत्र में है। बॉक्साइट आप जान ही रहे हैं लोहरदगा क्षेत्र में है। और लौह-अयस्क जो है सिंहभूम क्षेत्र में है मुख्य रूप से, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत के कुल खनिज भंडार का 30 से 35% झारखंड में और उत्पादन का 40% झारखंड में है। ध्यान रखिएगा, भंडार का 30 से 35% है। पायराइट का देखिएगा उत्पादन झारखंड में तो 95% पूरे भारत के संदर्भ में। अबरख का 58%, कोयला का 33%, तांबा का 33%, ग्रेफाइट का 33%, बॉक्साइट का 32%, काइनाइट का 30%, लोहा का 19% है। तो इस ढंग से अब जो कहा गया है भारत का रूर झारखंड को, कहीं से गलत नहीं है। लौह धात्विक खनिज लौह-अयस्क जो है आपका पश्चिम सिंहभूम में मुख्य रूप से पाया जाता है। किरीबुरू हुआ, गुआ हुआ, गुरु महसानी एक है, ठीक है। जो टाटा स्टील है उसको इसी क्षेत्र से कच्चे लोहे प्राप्त होते हैं, लौह-अयस्क। मैग्नीज जो है पश्चिम सिंहभूम के गुआ और बड़ा जामदा में। क्रोमाइट में देखिए जस्ता संथाल परगना के सभी जिलों में लगभग मिलते हैं, यानी कि दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, साहिबगंज इत्यादि में। उसके अलावा पलामू और रांची में भी मिलते हैं। टीन हजारीबाग और रांची में मिलते हैं। उसी ढंग से अब नन आयरन मेटालिक मिनरल्स पर बात करते हैं। लौह धात्विक खनिज तांबा जो है सिंहभूम के मौसाबनी, सुरादा, पथगोड़ा और घाटशिला में मिलते हैं, जबकि बॉक्साइट पलामू का पाट पठार जो नटरहाट में है। इसके अलावा लोहरदगा तो प्रसिद्ध है ही बॉक्साइट के लिए। मुरी में उसी जगह जो है आपका एल्युमिनियम का फैक्ट्री है। झारखंड में बॉक्साइट का 52.55% तक एल्युमिनियम होता है। जो बॉक्साइट अयस्क होता है उसमें लगभग 52.5% जो है एल्युमिनियम होता है। इस कारण में यहाँ के बॉक्साइट को उत्कृष्ट श्रेणी का कहा जा सकता है। टंगस्टन हजारीबाग में मिलते हैं। वेनेडियम सिंहभूम के टुलपारा और दुबला बेटा में मिलते हैं। सोना का जहाँ तक बात है तो सोनरेखा नदी घाटी में मिलते हैं और सोनरेखा नदी में भी मिलते हैं, उसके सहायक नदियों में। पलामू में सोन नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी में भी सोना की प्राप्ति होती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के मऊ कॉपर प्लांट जो है घाटशिला में है, ठीक है। यहाँ बायो प्रोडक्ट के रूप में भी सोना का उत्पादन लगभग 350 ग्राम होता है। इसको जोड़ लीजिएगा, किलोग्राम, इसको जोड़ लीजिएगा। चांदी जो है हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम में होता है। आप तो जानते ही हैं कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी चांदी का आयात जो है हड़प्पा वासी हजारीबाग से किया करते थे। अब चलिए कुछ धात्विक खनिजों को देख लीजिए। अबरख झुमरी, तिलैया और कोडरमा में यहाँ उच्च कोटि का सफ़ेद अबरख प्राप्त होता है, जिसे रूबी अबरख भी कहते हैं। झारखंड में जितना भी उत्पादन होता है अबरख का, उसका 90% जो है दूसरे राज्यों और देशों को भेज दिया जाता है, यानी कि निर्यात कर दिया जाता है।
काइनाइट जो है अत्यधिक ताप सहने वाला खनिज है और सिंहभूम के लिप्साबुरु में इसका मुख्य रूप से उत्पादन होता है। इसके अलावा राजखरसावा में भी इसके भंडार हैं। ग्रेफाइट जो है कार्बन का प्रतिरूप है, इसे काला शीशा भी कहते हैं। उच्च ताप को यह सह सकता है। पलामू के बारिशसनट, कोजारूम और लाट क्षेत्र में ग्रेफाइट प्राप्त होता है। फायर के लिए दामोदर घाटी, पलामू में, इसके अलावा रांची में। ये वास्तव में उच्च ताप सहने वाला मिट्टी होता है और इसका ईंट भट्ठा एवं अन्य भट्ठों में फायर क्ले का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। चीनी मिट्टी फेल्सपार नाम का खनिज से बनता है। चीनी मिट्टी के बर्तन आप देखे ही होंगे, इसके अलावा कई बिजली के उपकरण भी आप देखे होंगे, तो यही दोनों जगह इसका यूज है। चीनी मिट्टी जो है सिंहभूम और रांची में यूज होता है। चूना पत्थर सीमेंट बनाने में प्रयुक्त होता है, जो हजारीबाग और रांची में मिलता है। डोलोमाइट डाल्टनगंज में मिलता है। ठीक है, ड से डोलोमाइट, ड से डाल्टनगंज, इस ढंग से आप याद भी कर सकते हैं। इससे इस्पात बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। सोप स्टोन जो है विशेष रूप से छत फायर क्ले जो है दामोदर घाटी और पलामू और रांची में प्राप्त होता है। ईंट भट्ठों एवं अन्य भट्ठों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च ताप सहने की क्षमता होती है। चीनी मिट्टी जो है फेल्सपार नामक खनिज से बनता है और इसके उपकरण तो आप देखे ही होंगे, जैसे बिजली उपकरण, घरेलू बर्तन बनाने में यह सिंहभूम और रांची क्षेत्र में प्रयुक्त होता है, मिलता है, इसका उत्पादन होता है। चूना पत्थर सीमेंट बनाने में प्रयुक्त होता है हजारीबाग और रांची में। डोलोमाइट जो है डाल्टनगंज में मिलता है और इस्पात बनाने में प्रयुक्त होता है। सोप स्टोन जो है छत बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है, गलती से लिखा गया, वो स्पेशली एस्बेस्टस के लिए है। इसके लिए टेल्कम पाउडर वगैरह बनाने में सोप स्टोन का प्रयोग होता है, ये सॉफ्ट होता है। एस्बेस्टस जो होता है और आपका टेल्कम छत बनाने में प्रयोग होता है, जो रांची और सिंहभूम जिले में प्राप्त होता है। इसको आप लोग सुधार लेंगे, वहाँ मैं लिख दूंगा। कोयला पूरे देश में उत्पादन का 1/3 झारखंड में होता है। झारखंड में दामोदर घाटी क्षेत्र में विशेष रूप से कोयला प्राप्त होते हैं, जैसे झरिया, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, लातेहार और पलामू में। ठीक है, कुछ कुछ संथाल परगना में भी प्राप्त होते हैं, लेकिन विशेष रूप से 95% लगभग जो है दामोदर घाटी से ही प्राप्त होते हैं। और अगर यूरेनियम को देखा जाए तो जादूगोड़ा और धालभूमगढ़ दोनों पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर जिला में है, और थोरियम जो है रांची और धनबाद से प्राप्त होते हैं। इल्मेनाइट रांची में ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो है आज का क्लास समाप्त होता है। अगले क्लासेस में आपको साहित्य और पर्यटन स्थल से संबंधित नोट्स मिलेंगे, उसके बाद CNT और SPT होगा। आप लोग इंतज़ार करें। धन्यवाद।